नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं चुनाव की। जी हां, चुनावी मौसम शुरू हो गया, तो बात होगी विधानसभा चुनाव की भी और लोकसभा चुनाव की भी। चुनावी रणनीति पर भी हम नजर डालने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। उम्मीदवारों का चयन वो किस बिना पर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सांसदों के दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई है कि 2024 में मेरा नंबर आएगा। उम्मीदवारी का जीत तो तभी होगी ना, हार जीत तो उम्मीदवार जब तक आप नहीं बनेंगे तो चुनावी रण में जोर आजमाइश करेंगे तो करेंगे कैसे। इसके अलावा बात करूंगा चेहरों की भी। विधानसभा चुनाव में चेहरे यानी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होगा इंडिया का चेहरा। होगा भी या ये बीजेपी चाहेगी। उनके पास तो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इसी बाबत हमने सी वोटर के साथ एक सर्वे किया। ये त्वरित सर्वे है, पिछला जो हफ्ता गया इसमें बहुत सारी बड़ी दिलचस्प घटनाएं हुई। मसलन मध्य प्रदेश में दूसरी सूची जारी की बीजेपी ने और उसमें 7 सांसदों को उतार दिया। 3 केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल हैं, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते। एक महासचिव को भी मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा अरे अब कहां हाथ जोड़ता फिरूंगा, पर अभी उन्हें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। मैं कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहा हूं। अभी हमने आपको हेडलाइंस भी सुनाई और बड़ी हेडलाइन क्या थी आज की। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और राजस्थान खास में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला क्या रिपीट करेगी। सूत्रों की माने तो वहां भी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में, विधायिकी के चुनाव में उतारने का मन बना चुकी है बीजेपी। यह एंटी इनकम्बेंसी है, उसका डर सता रहा है। खेमेबाजी को पाटने की बात है क्या, या संदेश दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जो मौजूदा सांसद हैं। प्रधानमंत्री जब 430 एनडीए के सांसदों के साथ 11 क्लस्टर मीटिंग की थी, उसमें कहा था कि सिर्फ राम नाम से काम नहीं चलने वाला है, आपको भी काम करना होगा। ऑर्गेनाइजर पहले ही कह चुका है कर्नाटक के चुनाव से ठीक बाद 23 मई को कि सिर्फ मोदी के जादू या मोदी के करिश्मे और हिंदुत्व के जादू से काम नहीं चलने वाला है। तो संदेश और संकेत दिया जा रहा है मौजूदा सांसदों को भी। क्या ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आप क्या सोचते हैं। इसका हमने एक सर्वे किया सी वोटर के साथ और इसी में चेहरों को लेकर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो रही है। क्या सांसदों को इसलिए उतारा जा रहा है कि भाई चेहरों की घोषणा नहीं करेगी बीजेपी, सामूहिक नेतृत्व की ताल ठोकी जा रही है, तो शिवराज सिंह चौहान को चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी। जहां उनकी सरकार होती है वही मुख्यमंत्री अमूमन उनका चेहरा होता है। वसुंधरा राजे का नंबर नहीं लगेगा क्या चेहरे को लेकर। और उधर इंडिया की अगर हम बात करें, और इंडिया क्या, इन 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो दरअसल इंडिया कांग्रेस ही है। कांग्रेस चेहरे दे रही है, वो अशोक गहलोत हों, कमलनाथ हों या भूपेश बघेल। बीजेपी चेहरा नहीं दे रही है। वही बीजेपी जो इंडिया से पूछती है 2024 के लिए आपका चेहरा कौन है, वहां इंडिया खामोश हो जाता है। और चेहरों को लेकर इंडिया में भी सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, खींचतान हो रही है क्या, पोस्चरिंग हो रही है क्या। और इसमें नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश के मन में क्या, एनडीए या इंडिया, वो इंडिया में ही रहेंगे क्या। वो कहते हैं ये कोरी अफवाहें हैं, खामखा की बातें की जा रही हैं, पर देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। तो यही हमने जानने की आज कोशिश की है।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट हम सवाल पूछ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, सांसदों में तनाव, सांसद क्यों घबरा रहे हैं भाई, विधानसभा के चुनाव और पीएम फेस वर्सेस सीएम फेस, कौन जीतेगा रेस। चर्चा में, जैसा मैं हर इतवार करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख, जिन्होंने ये सर्वे किया है, सी वोटर के सर्वा, वो अभी जुड़ने वाले हैं। संजय कुमार, देश के बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, वो जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 3 मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो हमने पहला सवाल क्या पूछा, केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कट जाएगी, खेमेबाजी खत्म हो जाएगी, नए चेहरे भी आ जाएंगे, 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद विधायकी में उतरेंगे, मजबूती देंगे क्या, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा क्या? 41% कहते हैं बहुत ज्यादा फायदा होगा, 17% कह रहे हैं कुछ हद तक फायदा, 34%, 1/3 से ज्यादा कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, 8% कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब है किस तरह से देखेंगे जनता की राय को? भाई देखिए, ये राय तो बहुत एक तरफा इस रणनीति के पक्ष में नहीं है। ये ठीक है कि 41% दूसरी श्रेणियां जो आपने बनाई हैं उसमें 41% की श्रेणी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जब किसी मद में 50 या उससे ज़्यादा फीसदी के नंबर आते हैं तब ये मैं कम से कम ये मानता हूं कि वो निर्णायक रूप से उधर झुका हुआ है। अगर 60% है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं 50% प्लस पे, 50% प्लस पे भी मानता हूं कि निर्णायक तो जनता की निगाह में ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में फायदा 58% हो जाता है, मतलब फायदे वाला आंकड़ा। नहीं, इस तरह जोड़ बाकी करें तो वो ठीक बात है, तो कुछ ना कुछ निकल ही सकता है उसके अंदर, लेकिन बहुत जनता की राय इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से इस रणनीति के पक्ष में झुकी हुई मुझे नहीं लगती, ये मेरा कहना है। विजय, आप किस तरह से देखेंगे? और ये अभी 2 महीने हैं चुनाव में आने में, कई बार जब ताल ठोकी जाती है लगता है बड़ी गूंज है, इसकी बड़ी धमक है, जमीन पर उतरने पर कुछ और भी हो जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं, और अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, लेकिन 58% आपका आंकड़ा जो है वो कहता है कि इसका फायदा होगा। अब इसको पॉलिटिक्स के या इलेक्शन एनालिसिस के हिसाब से हम देखें तो ये है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी पार्टी फेस कर रही हो, ऐसा माना जा रहा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लाया गया। सांसद का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्रों में उसका एक वो है, रुआब है या फायदा हो सकता है। तो पार्टी सोचती होगी कि वो अपनी सीट तो जीतेंगे ही, क्योंकि एक तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा वाली नहीं हुई है, और दूसरा जो आगे आसपास की जो 6-7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, उस पर भी उनका फायदा हो सकता है। खास बात ये है, जो ये 8 सीटें हैं, मैं विजय वर्गीय की सीट को भी जोड़ रहा हूं, इंदौर 1 को, 6 पर बीजेपी हार गई थी पिछली बार। 6 कांग्रेस की जीती हुई सीटें, मजबूत सीटें, उसमें विजय वर्गीय साहब की भी है वहाँ पर। हालांकि वो तो भारतीय जनता पार्टी से उधर आए थे, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने उतारा कि जब मुश्किल सीटें हों, और ये पार्टी का फैसला इस दृष्टि से ठीक हो सकता है कि जब सबसे ज़्यादा मुश्किल में हो आप, तो आप अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर फेस, जिनको आप ताकतवर मानते हैं या पावरफुल मानते हैं, उनको उतारना चाहिए। अब नतीजा क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सीट है, उस पर यदि फिर से कोई कमज़ोर एमएलए या कैंडिडेट उतार दिया, उसकी बजाय आपने एक एमपी को उतारा है, एक केंद्रीय मंत्री को, नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी पर उतारा है, तो फिर वो लड़ाई कम से कम ज़्यादा मजबूत होगी ना। गारंटी नहीं है कि तोमर साहब हारेंगे या तोमर साहब जीतेंगे, पर विधानसभा की लड़ाई को मजबूत करने के चक्कर में विनोद, लोकसभा की लड़ाई में तो कमजोरी साबित नहीं होगी ये रणनीति। हाँ, नहीं तो आएगा, 3 महीने बाद लोकसभा होने लगेगा, हो सकता है तोमर साहब वहां पर भी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जोखिम देखिए, जोखिम है। हाँ, बहुत। ये आक्रामक रणनीति है, ये रक्षात्मक रणनीति है बीजेपी की? ये बड़ा विचित्र सवाल है। मुझे तो आक्रामक और रक्षात्मक, यहाँ बड़ी जो रेखा है बड़ी पतली हो गई है इस मामले में, सीमा रेखा उसकी जो है, क्योंकि अचानक
इतने बड़े शहरों को उतार देना। एक जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 28 साल बाद में चुनाव लड़ूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा कहाँ। तोमर साहब, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं मैं विधानसभा का चुनाव आज तक लड़ाई नहीं। कुलस्ते साहब 3 दशक बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो फायदा नुकसान मैं जो देखता हूँ, जैसे आपने कहा इन्होंने कि भाई एक बड़ी एमपी सीट पे लड़ा दिया तो 8 सीटें हैं, उसका फायदा। उल्टा भी उसका हो सकता है, अगर तोमर साहब फ्री हों तो 10-12 सीटों पे जाके अपना प्रभाव इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 सीटों पे जाकर कर सकते हैं। अब उनकी प्राथमिकता होगी पहले भैया खुद पहले दिल्ली जीतना है भाई, जीतो। अगर कोई जाएगा कि तोमर साहब वहां चले आ रहे, बोले छोड़ो यार पहले अपनी जीतने दो मुझे, ये मानसिकता भी हो जाती है। नहीं, इसमें एक और दिलचस्प पहलू है, एक और एक और बात है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में बहुत विस्तार से इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में अलग से खबर आई थी। उसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, तो हर निर्वाचन क्षेत्र में जो पहले से लोग तैयारियां कर रहे थे उनके बीच में बहुत बेचैनियां हैं। वो उससे जुड़ा सवाल मैंने अभी रोका हुआ है, उससे जुड़ा सवाल नहीं, वो सवाल मैंने रोका हुआ है। पर यहां पर विनोद, दिलचस्प बात ये है कि भाई वो दिमनी में जोर लगाएंगे, जीत गए तो क्या वो विधायक बने रहेंगे? फिर वो सांसदी के लिए ताल ठोक पाएंगे, और हार गए तो ना विधायक ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ये खतरा, ये मैंने कहा जोखिम है ये, कि अपने बड़े लोगों को आपने झोंक दिया उसमें, उस लड़ाई में। और मान लीजिए, देखिए इस देश में बड़े बड़े दिग्गज बड़े मामूली लोगों से चुनाव हारे हैं। संजय गांधी किससे चुनाव हारे थे किसी को पता ही नहीं, नाम ही नहीं याद होगा, रविंद्र प्रताप सिंह का। तो ऐसा हुआ है इस देश में। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारे, चलो स्मृति ईरानी तो एक बड़ा नाम थी, लेकिन मैंने संजय गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही मध्य प्रदेश में सांसद प्रतिनिधि से चुनाव अपने प्रतिनिधि से हार गए। चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर से हारे थे विजय पाल सिंह से, जिन्होंने कोई नहीं जानता। तो इसलिए बहुत जोखिम है, मैं कह रहा हूं इसको। अब ठीक है, भाजपा की है, आपने कहा ना आक्रामक है या बचाव की है, तो मैं तो इसको यही कहूंगा बड़ी पतली सीमा रेखा है, बड़ी कठिन डगर है पनघट की। संजय, आप किस तरह से इस बात को देख रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं फायदा होगा, 41% बहुत ज्यादा फायदा, और 17% कुछ हद तक फायदे की बात यहां पर दिख रही है। देखिए संदीप, ओपिनियन तो बटा हुआ है, ये तो साफ है। अब ओपिनियन बटा हुआ है, लेकिन झुका हुआ किस ओर है? स्लाइटली झुका हुआ बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ता है। सीधा सीधा आंकड़ा है, तो ये कह पाना सीधा सीधा कि फायदा ही होगा या नुकसान ही होगा, ये मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने कुछ सोच समझ के ये रणनीति बनाई है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता हुआ उनको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जरूर है कि जिसका आपने जिक्र किया, जिसके बारे में आपने कहा कि आगे आंकड़े दिखाएंगे, जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे उन विधानसभा क्षेत्रों में, उनमें बड़ी अनीज होगी। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है संदीप की कुछ ना कुछ बीजेपी को फायदा तो जरूर होगा। फायदा होगा, पर लोकसभा में भी ये फायदा आगे तक खिंचेगा, क्योंकि बहुत से लोग, अगर अभी हम राजस्थान का भी इंतजार करते हैं, वहां भी कुछ बड़े चेहरे, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला का भी नाम आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम आ रहा है, ये उतार दिए गए तो 2000, दिव्या कुमारी, ये उतार दिए गए तो 2024 की लड़ाई की मजबूती भी कायम रहेगी क्या? ये सवाल भी जुड़ता है साथ में। ये सवाल तो जरूर जुड़ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार हम 2018 और 19 का जिक्र करते थे। ये इसी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत साफ था कि 2018 के जो नतीजे थे वो 2019 के नतीजों को प्रभावित नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है अब बदल रहा है सर। इस और बार ये बदलेगा। बीजेपी की रणनीति से ये साफ हो रहा है कि बीजेपी की रीडिंग है 2018-19 का रिपीट नहीं होने वाला है। रिपीट नहीं होने वाला है, और 23 जो है वो 24 के लिए माहौल बनाएगा। तो बीजेपी को लग रहा है 23 को हम सिक्योर करना है, आगे देखेंगे आगे क्या करना होगा, पहले में 23 को सिक्योर करना है। अगर 23 में हार हो गई तो माहौल ही बदलने लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी एक कहते हैं ना शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है भाई, इन 3 राज्यों को जीतो, आगे देखेंगे क्या करना है। क्या भरोसा इनको विधायक से हटा करके, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रिजाइन करके फिर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, कौन जानता है। तो यहां पर यशवंत, क्योंकि सर्वे आप ही ने किया है, पहला सवाल तो उसका हम चर्चा कर ही रहे थे, ताश के पत्ते की तरह भी राजनीति के खेल को अगर हम उससे तुलना करें, ताश खेलते हैं तो बड़े पत्ते आदमी बचा कर रखता है आखिर तक, यहाँ बड़े पत्ते खोले जा रहे हैं। और उसमें जो दूसरा सवाल जुड़ जाता है, वो सवाल हमने जो पूछा और आपने सर्वे किया
क्या केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को उतारने से सीएम पद के लिए बीजेपी में गुटबाजी बढ़ेगी? तो हां कहने वाले 46% हैं, ना कहने वाले 37%, कह नहीं सकते 17%। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा फायदा, और फायदा 58% करें बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ गुटबाजी भी बढ़ जाएगी। ये पत्ते जो खोल दिए गए हैं। संदीप, एक कार्यक्रम आपने पूरा किया था, मुझे याद है, जब ऑर्गेनाइजर का एक एडिटोरियल आया था कि चुनाव जीतने के लिए केवल नेतृत्व पे ही पूरी तरह मतलब लदे रहना ये उचित नहीं। मुझे लगता है कि वो एक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी एक बहुत बढ़िया आपके ये राज्य से हरियाणवी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा सा बोलती थी, जिसका लुब्बो लुआब ये था कि हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, मुझे वो आपके उस तरीके की लोकल उसमें नहीं, मैं थोड़ा तर्जुमा करने की कोशिश कर दूंगा। लुब्बो लुआब ये था कि नाई नाई बाल कितने, तो मैं अभी जजमान उतार देता हूँ सामने खड़े होकर के, देख लीजिएगा कितने। तो ये जो नाई नाई बाल कितने वाला हिसाब किताब है कि कितने माननीय सांसद जो केवल हवा में जीते हैं और मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं, तो कृपया वो ये भी देख लें कि क्या विधानसभा चुनाव अपने हिस्से अपने बूते जीत के निकाल सकते हैं कि नहीं। जिता सकते हैं, जीत सकते आ सकते हैं तो आप काउंट होंगे। अगर आप विधानसभा चुनाव जीत के भी नहीं आ सकते तो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अगले साल लोकसभा तो लड़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजों में एक अंग्रेजी में एक शब्द यूज प्रयोग होता है, डेडवुड। कहीं ना कहीं ये डेडवुड काटने की भी तैयारी है, कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव लीडरशिप्स को देने की भी तैयारी है, और कहीं ना कहीं ये लाइन भी खींचने की तैयारी है कि संगठन और नेतृत्व जहां पर ये काम तो बीजेपी जिस तरह की चुनावी रणनीति और राजनीतिक रणनीति बनाती है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। भाई गुजरात में भी पूरे घर के बदल डालूंगा, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत 1 साल पहले, चुनाव से 1 साल पहले बदले गए। यहां पर विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले और 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव से। तो ये बैम्बूजल जो होता है ना, कि इतना आक्रामक हो जाओ कि दूसरे को सहमा दो, उस मन को विचलित कर दो, या जो आपने डेडवुड शब्द यूज किया, रियलिटी चेक है कि सांसदों अपने गिरेबान में झांको। या दरअसल ये पोल खोल भी हो रही है कि बताओ, चलो बताओ कितनी आपकी बहुत औकात समझ रहे हो, बहुत औकात है। पोल खोल बीजेपी अपने ही सांसदों की कर रही है क्या? अपने ही सांसदों और अपने ही तमाम महामहिमों की भी सामने बात यह है ना कि अगर आप इतनी ज्यादा उत्साहित हैं कि आप मुख्यमंत्री के बड़े प्रबल दावेदार हैं, तो अच्छी बात है, आइए जरा विधानसभा भी जीत के दिखाइए पहले। तो एक ये वो भी तो है प्री क्वालिफिकेशन बिट की, आप अगर ये जीत के आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। अन्यथा जब बाढ़ आती है संदीप, हम भी जानते हैं चुनाव में जब लहर आती है किसी मुद्दे या किसी नेता के नाम पे, कैसे कैसे किस्म के लोग चुनाव जीत के आते हैं, क्या हमने नहीं देखे? और वो लोग जिस तरीके से उछलते रहते हैं अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए, और नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कई नेता इतने दुखी हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो बड़े नेता हो गए हैं, बताइए कहां से हमको। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने बोला। तो अब इतने ही दुखी हैं चुनाव लड़ने से, तो जनता कहीं उनके दुख को सुन न ले। मतलब अपने नेता को कोई भी दुखी कहाँ करना चाहता है संदीप? बिल्कुल, और इसी लकीर को हमने थोड़ा और व्यापक दायरे में खींचने की कोशिश की। अब है अगला सवाल जो था, क्या 2024 में भी बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी? हां कहने वाले 57% हैं, 57%, और नहीं कहने वाले मात्र 17%। तो मतलब बाकी ये 7 सांसद छोड़ दो तो 296 रह गए ना, 303 सांसद हैं, 296 की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, बीपी होने लगा है। ये जो आंकड़ा है, ये मेरे ख्याल से, मेरे मानदंड के हिसाब से ये जनता की राय निर्णायक है। 57% बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें तो एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब नाराजगी है सांसदों को लेकर। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है, पर सांसदों के खिलाफ वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, आहट। सांसदों बहुत, ये नहीं कह सकता मैं कि कितने प्रतिशत सांसदों की टिकट कटेंगे, लेकिन सांसदों की टिकट निश्चित रूप से कटेंगे।
अच्छे खासे सांसदों के टिकट कटेंगे। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है तो विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और इस दूसरे स्थानीय लोगों को मौका दिया जा सकता है। उसके लिए ये क्यों जरूरी है कि आप केंद्रीय मंत्रियों के जरिए उन टिकटों को काटें? नहीं, संदेश दिया जा रहा है क्या बाकी नहीं, सांसदों वो को? तो सीधा सवाल देखिए यही आ जाता अभी है। यशवंत जी जो कह रहे थे मैं उनकी बातों से सहमत हूं। ये सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा एक नया तर्क ये है कि अगर आपको स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो केंद्र में आपका पूरा बंदोबस्त है उसको आप उसमें उखाड़ पछाड़ कर दें और उसको यहाँ पे लाके करें। वो तो स्थानीय स्तर पे प्रतिनिधि बदल सकते हैं, आप अपना उम्मीदवार बदल सकते हैं, उसका आपको लाभ होगा, स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी बंद हो जाएगी। नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसमें कोई असाधारण नहीं था, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, इसमें खेल इसमें क्या कोई ये है कि extraordinary है। शिवराज सिंह चौहान वो खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए, रोज कार्यक्रम, हर जगह टीवी पर, अखबारों में उनके विज्ञापन, एडवर्टोरियल्स चल रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या दरअसल इसे आक्रामक भी कह सकते हैं, रक्षात्मक भी, जो विनोद को मैंने इसलिए थोड़ी वो गुगली डाली थी, पर ये दरअसल बीजेपी जिस पसोपेश में फंस गई थी, इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, बीजेपी को ऐसा लगा। देखिए, जो आपने सवाल विनोद जी से पूछा वो तो अपने आप नहीं था। जब भी डर में होते हैं आप तो आक्रामक होते हैं। डरने वाला व्यक्ति हमेशा आक्रामक भूमिका में आता है कि उसको किसी तरह की आशंका है, शंका है। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अंदाजन जो मुझे लगता है पार्टी के जितने मेरी समझ 40 से 50 एमएलए के टिकट राजस्थान में कटेंगे। मतलब जो कैंडिडेट पिछले वाले भी होंगे, जो एमएलए नहीं बन पाए वो भी, और ये ऐसा ही 60-70 का नंबर है मध्य प्रदेश का, वहाँ कट रहे हैं। ये तो काटती है बीजेपी, पर बड़े चेहरों को उतारने के वही मामले- बता रहा हूँ। और 70 से 100 के बीच में एमपीज के टिकट कटने वाले हैं। ये एक फिगर है, टेंटेटिव। अब जो बात हो रही है कि नए सांसदों को क्यों लेकर आए, 50 जब एमएलए के टिकट काट रहे हैं, सिटिंग जो भी कैंडिडेट हैं उनके टिकट काट रहे हैं, तो वो उस जगह पर स्थानीय ही आएंगे ना। आज तो 8 ही तो लोग आए हैं, तो 8 वो सोच रहे हैं कि ये कम से कम 8 सीटें भी एक मजबूत तरीके से आ पाएँ, क्योंकि 8 सीटों में से आपने कहा कि 6 सीटें कांग्रेस की थी, तो वो 6 सीटों में कांग्रेस से कि यदि 4 सीटें भी निकालते हैं तो क्या बुराई है इसमें। और इसको आज 2024 के टिकटों से मत जोड़िए, नेताओं का क्या होगा। पार्टी को उनकी चिंता नहीं है, पार्टी को अपनी चिंता अभी तात्कालिक समस्या अभी तात्कालिक समस्या है कि भाई आप ये जीत कर दिखाएं। दूसरा, जैसे यशवंत जी ने जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक बात है कि आपको भी दे रहे हैं कि मौका कि आप देख लीजिए। और उसका एक फायदा ये हो रहा है कि भाई 8 नेता खड़े हुए जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट समझते, तो उनके कार्यकर्ता को लगता है भाई मेरे नेताजी का नंबर आ जाएगा, तो हो सकता है वो पूरे इलाके में उसका कुछ माहौल बना दे। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसको आज की जो है वो केवल 2023 के विधानसभा चुनावों की रणनीति का ये हिस्सा है, क्योंकि अभी हमें राजस्थान ये और जीतना- मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की सूची जब जारी होगी तो हमारे इस विश्लेषण, इस चर्चा पर और मुहर लगती दिखेगी क्या, अगर यही चीज राजस्थान में भी आगे बढ़ती दिखाई देती है तो? राजस्थान में मोटे तौर पर यही होगा। देखिए, जैसे राज्यवर्धन हैं, दिया कुमारी हैं, बालकनाथ जी हैं अलवर के सांसद, सुमेधानंद हैं, ये सब नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है कि इनको क्या सीट, एमएलए की सीट पर उतारा जाए। और ये नया भी नहीं है, पहले उन्होंने प्रतिभा भौमिक को वहां पर उतारा था, त्रिपुरा में उतारा, एसपी बंगाल में तो 7 खड़े किए थे, बंगाल में 5 हार गए थे। हाँ, तो वो हार सकते हैं, हारने की बात नहीं। और जीत भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उनको रखा जाए, उनको वापस एमपी बना नहीं, दिया जाए। बंगाल के नतीजे जितना राष्ट्रीय फलक पर असर डालते हैं, और हिंदी पट्टी गेम थोड़ा अलग हो जाता है, और हिंदी पट्टी सबसे मजबूत गढ़ है। तो इसीलिए तो जरूरी है मध्य प्रदेश तो बहुत ही कि मजबूत जो संजय कुमार जी ने बात कही ना कि आज माहौल 18 वाला नहीं है कि आज हार जाएंगे तो हम 2019 जीत जाएंगे। आज वो 2023 को जीतना बहुत जरूरी समझती है पार्टी। ऐसा मुझे लगता है कि 2024 के लिए कहीं आज ही माहौल गड़बड़ नहीं हो जाए। अगला जो सवाल हमने पूछा वो ये कि बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। 41% कहते हैं फायदा होगा, 43% कह रहे हैं नुकसान होगा। नुकसान बताने वाले ज्यादा हैं। ये मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना आंतरिक कलह जो कांग्रेस की बीमारी थी वो बीजेपी में घर कर गई क्या? और वही पुरानी कहावत की जो पार्टी सत्ता में आती है वो कांग्रेस बन जाती है। नहीं, आंतरिक कलह तो अपनी जगह है ही। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी, एक नई लीडरशिप भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में देना चाहते हैं। ये देर नहीं कर दी? देर तो कर दी है, देर कर दी है, लेकिन देर के पीछे उनकी व्यवस्थाएं थी, उनकी मजबूरियां रही हैं। और इसीलिए आप देखिए जो
आपका जो ये सवाल है पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। जो 7 लोग उतारे, 8 लोग उतारे गए हैं और खासकर उसमें 3 लोग, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, ये 3 ऐसे हैं जो बड़े गंभीर दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। तो जो अभी विजय भाई कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में देखिए जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें आप देखिए कि मालवा निमाड़ जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, इस बार सर्वेक्षणों के मुताबिक वहाँ स्थिति कमजोर। यही स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की है और यही बुंदेलखंड की। इन तीनों जगह जो है दिग्गज उतारे गए हैं ताकि उनके क्षेत्रों में, अब कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे तो मालवा निमाड़ के लोगों को लगेगा शायद बीजेपी की सरकार बने तो कैलाश जी का नंबर लग जाए, तो भाई जरा लगो पार्टी के लिए। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर के लिए यही भावना होगी, यही प्रहलाद पटेल के लिए बुंदेलखंड में हो जाएगी। ये एक रणनीति हो सकती है और नई लीडरशिप भी होगी। लेकिन जो 41 और 43 का फर्क है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को साइडलाइन करने का जो नुकसान हो सकता है बीजेपी को, वो 41 और 43 का है। वसुंधरा को साइडलाइन जो किया जाएगा, ये वसुंधरा कर दिया मध्य गया प्रदेश है। अंदर बात कर रहा था, वसुंधरा का भी वही होगा जो शिवराज के साथ है, वही वसुंधरा के साथ होगा। क्योंकि दोनों ने, खासकर शिवराज ने तो अपना एक जनाधार वर्ग व्यक्तिगत क्योंकि तैयार ये किया। अपने आप में नेता बड़े हैं, पर ये चेहरे के तौर पर वो पूरे मध्य प्रदेश में जी नरेंद्र तोमर एक्सेप्टेबल हैं या फग्गन सिंह कुलस्ते, इनका अपना कोई आधार नहीं है। जो आधार शिवराज वही और वसुंधरा गजेंद्र का है, शेखावत या फिर दिया कुमारी या राज्यवर्धन राठौड़ का वो रसूख नहीं है कि पूरे राजस्थान में उनका नाम गूंजे। पैन राजस्थान नहीं है इनका। हाँ। लेकिन वसुंधरा और शिवराज का पैन राजस्थान, पैन मध्य प्रदेश है, रसूख भी है और अपना आधार भी है। हाँ। मतलब ऐसे वोटर हैं जो वसुंधरा तो और ये शिवराज के लिविंग नाम ऑन पर द वोट करते हैं। रेजर्स एज जिसे कहते हैं बीजेपी, इज इट लिविंग ऑन द रेजर्स एज? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से दांव है। हाँ। नई लीडरशिप पर हमेशा आशंका व्यक्त करते हैं। नई लीडरशिप हमेशा आती है और जब भी आती है तो हम ये सवाल करते हैं। वसुंधरा जी का जिक्र हुआ, वसुंधरा जी जाहिर है बड़ी नेता हैं, लेकिन एक बात तो पार्टी की तरफ से ये कही गई कि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया आंदोलन के तौर पर। खैर वो अलग इशू है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, नई लीडरशिप को, रमन सिंह के लिए भी वही है। नई लीडरशिप के लिए वसुंधरा जी सबसे मुफीद नाम है। जब भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता होते और राजस्थान में रहते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर 3रे नंबर के नेता थे वाजपेयी अडवाणी के, भैरव सिंह जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बनाई। हाँ। और उसके बाद नए चेहरे पर वसुंधरा जी आई तो उसमें वो पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार आई है। नई भैरव सिंह जी के और वसुंधरा जी का ये नई लीडरशिप का मैं कंट्रास्ट आपको बता रहा हूँ। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पुराने, और कभी तो बदलना पड़ेगा ही ना कभी तो बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग ये जो समीक्षा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें निकल के, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की शर्तों पर कर रहे हैं समीक्षा। मेरा मानना ये है कि बहुत भाजपा में जब से मोदी जी आए हैं, सांगठनिक ओवर सेंट्रलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ है और अब वो अपने चरम पे पहुंच गया है। उसका बहुत लाभ हुआ है भाजपा को केंद्रीय स्तर पे और दूसरी जगहों पे, लेकिन राज्यों की राजनीति में उस ओवर सेंट्रलाइजेशन का बार बार इसके उदाहरण मौजूद हैं। सांसद बहुत का नुकसान हुआ उसकी है। खुद की वक़्त, उसका काम बेमानी हो गया है सब कि भाई सारा जैसे बेईमानी हो गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लहर में ही आप जीत कर आ अब गए। पार्टी मोदी से शुरू होती है, मोदी पे ही खत्म हो जाती है और कोई भी मंच हो, हर जगह वही मौजूद हैं। तो पॉलिटिक्स में भाजपा में लोग आते हैं, वो अपनी एजेंसी की तलाश करते हैं, कुछ पहलकदमी की तलाश करते हैं, वो सारी की सारी चीजें भाजपा के अंदर सिकुड़ती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, वो पूरा स्पेस भी खत्म होता जा रहा है और उसके पीछे एक ये और चीजें जो backfire वजह करती है है, एक स्थिति में जिस जाकर। और आपने संकेत किया वो सवाल भी हमने पूछा। सवाल क्या विपक्ष को 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चेहरे के साथ लड़ना चाहिए? अब क्योंकि चेहरों पर आ गई है बात, 50% कहते हैं हाँ, नहीं कहने वाले 22% और कह नहीं सकते 28%। पहली नजर में लगता है कि भाई इनको चेहरा देना चाहिए, पर क्या इवन स्टीवन हो रहा है कि अरे नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है अब, क्योंकि ये जो नतीजे हैं इनकी बारीकियां आप सबसे बेहतर जानते हैं यशवंत। राज्यों में चेहरा नहीं दे रही बीजेपी, केंद्र में चेहरा मांग रही है विपक्ष से कि देते क्यों नहीं। विपक्ष राज्यों में चेहरा दे रहा है और ऊपर यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए चेहरे पर अभी कोई आम राय नहीं बन रही, लगता है चेहरा दिया ही नहीं जाएगा। ये कैसे पैन आउट कर रहा है ये आंकड़े? ये एक ही डायरेक्शन में पैन आउट कर रहा है संदीप, क्योंकि जब आप ये पूछते हैं कि चेहरा नहीं देने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा, बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि हाँ होगा।
आप ये भी देखिए। तो मुझे लगता है कि जनता को इस बात की क्लैरिटी कि चेहरा देना चाहिए, चेहरा सामने होता है तो उनको इस बात की क्लैरिटी होती है किसके नेतृत्व में वो सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दे रहे हैं। तो ये क्लैरिटी वो भाजपा से भी चाहते हैं, वो विपक्ष से भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि सारे ही लोगों को उस बात की क्लैरिटी के लिए कहीं ना कहीं एक इमोशन, एक सेंटिमेंट है। और रही बात एक ओवरऑल चेंज की, मुझे लगता है कि मैं अभय जी की पिछली बात से थोड़ा सा असहमत हूं, मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन अपनी अरे असहमति नहीं, मैं वी थोड़े कैन दूसरे कारण अग्री टू डिसएग्री, हम सब सभ्य लोग हैं। हाँ, क्योंकि संदीप देखिए, जब वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जब वो किसी को मौका नहीं देते दूसरे लोगों को, तो उनपे आरोप लगता है कि देखिए इतना सेंट्रलाइज कर दिया है कि सब कुछ खुद ही तय कर रहे हैं, किसी को आगे आने नहीं दे रहे। उन्होंने येदियुरप्पा जैसे नेता को, जो कि अडवाणी की के स्ट्रेचर का नेता था साउथ का, उसको भी कोने किया हिम्मत करके, भले ही चुनाव हार जाए, चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में आगे की कई सारी लीडरशिप तैयार कर दी है, जो आने वाले समय में हम सभी को दिखाई देगी कि उसका उनको फायदा मिला। तो मेरा केवल ये कहना है कि जब वो सेंट्रलाइज करते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का मसला है। उन्होंने इतने सारे क्षेत्रीय छत्रपों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जाओ अपनी ताकत आजमाओ, जाओ अपने आप को सिद्ध करो, अगर जीत के आए, जिता के आए तो तुम्हारी ताकत को हम पर मानेंगे इसमें और तुमको मुख्यमंत्री एक का एक मौका एक देंगे। दिलचस्प सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई बीजेपी राज्यों में चेहरा नहीं देगी, पर विपक्ष से पूछेगी केंद्र में लोकसभा के गलत लिए है। आपका चेहरा कौन। तो ये जब जनवरी से वो पूछने जनहित लगेंगे गलत है। आपका चेहरा मजे की कौन, बात ये है ना तो जनता कि ये जब कहेगी आप अपनी बारी आती है तब चेहरा नहीं देते। यही जनता भी पूछ रही है, जनता ही नहीं, बीजेपी वोटर्स भी ये पूछ रहे हैं हाँ। कि आप बीजेपी के वोटर बीजेपी को कह रहे हैं कि राज्य में चेहरा दीजिए, और बीजेपी के वोटर विपक्ष को भी कह रहे हैं कि केंद्र में चेहरा दीजिए। हाँ। तो जनता के बीच में है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जरूर है, ऐसे जो डेडवुड जिनको कि अब चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिनकी हिम्मत नहीं है और या उनका मन नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। तो 80 के दशक में आपको याद होगा जब हिंदी पत्रकारिता का अच्छा समय कहा जाता था, उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग में, पूरा याद नहीं, हंसिकाएं करके छपता था प्रीतम जी का, और एक उसमें हंसिका छपी थी, मुझे आज तक याद है कि वो पूरे प्रचार में कहते रहे, मुझे मत दे, मुझे मत दे, मुझे मत दे। जनता ने उनका ही कहा किया, उनको एक भी मत नहीं दिया। तो ये जो स्थिति है कई सारे नेताओं की, कि जो लहर में जीत के आते हैं और आज उनको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने की बात पे कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उसका कहीं ना कहीं तारतम्यता उसकी संदीप को ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल से भी कहीं ना कहीं मिलती है। बिल्कुल। और अगला सवाल जो हमने पूछा, देखिए अभी हम बीजेपी की, एनडीए की ज़्यादा बात कर रहे हैं, पर इस कुछ सवालों में इंडिया का जिक्र आया है। हमने सीधा सवाल पूछा, क्या नीतीश इंडिया में नाराज हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं? ये इंडिया की मजबूती को लेकर हमने ये सवाल पूछा है, और चेहरों की दरकार कितनी ज़रूरी है। हाँ कहते हैं 32%, नहीं कहते हैं 30%, कह नहीं सकते 38%। सबसे ज्यादा अच्छा है मतलब जो असमंजस संजय इंडिया में बना हुआ है, वही असमंजस आम जनता में भी है, जिनका हमने सर्वे किया। जितने आंकड़े आपने दिखाए, दो तीन चीजों को रेखांकित करता है। एक तो दुविधा है जनता के मन में भी, क्लैरिटी नहीं हो रही है। आप देखिए 30%, 28%, 27% लोग कहते हैं कह नहीं सकते तमाम मुद्दों पर, तो दुविधा उनके मन में भी है। और दूसरी चीज, एक डिवाइड दिखाई पड़ता है एकदम, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं विचारों के, अगर जर्नलिस्ट की बात करें, एकेडमिशियंस की बात करें, पार्टीज की बात करें, कितना स्ट्रांग डिवाइड है, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है अब ये परकुलेट करते हुए बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंच गया है, और जनता में भी ये डिवाइड दिखाई पड़ता है। तमाम प्रश्नों पर आपको दिखाई पड़ रहा है संदीप, आधे हाँ आधे ना, हाँ। आधे का मतलब, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो कहता कह नहीं सकते। तो कुछ जनता के बीच में दुविधा है, और मुझे लग रहा है यही जनता डिसाइड करने वाली है 2024 का चुनाव, क्योंकि अभी उनके मन में दुविधा है। और ये और नहीं, इसी अब मैं को जनता साधने की से थोड़ा जरूरत सा अलग हटके संजय मैं ये कहूं, दुविधा तो एनडीए और इंडिया दोनों में है। कौन अपनी दुविधा जल्द सुलझा पाता है,
वो वोटर का मानस बनाने में सहायक होगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो क्लैरिटी लेके पहले आएगा, या वो बीजेपी एनडीए की बात हो या इंडिया गठबंधन, जो क्लैरिटी के साथ पहले पहल करेगा, मुझे लगता है ये 26, 27, 25% मान लें जिनमें दुविधा दिखाई पड़ती है, उसका शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा उस तरफ, उसका झुकाव उस तरफ होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन में अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है या कहीं धूल जमी हुई है, क्या होगा उसमें? एक तो चेहरे का है, दूसरा सीटों का बंटवारा। असल क्लिंचर इंडिया अगर एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के तौर पर टक्कर दे पाता है या नहीं, वो सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है। तो आखिरी सवाल हमने सीटों के बंटवारे से ही जुड़ा पूछा है और विधानसभा से जोड़ दिया उसे। सवाल क्या, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी वो ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा जिक्र हुआ। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने पर इंडिया की रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब विजय, लोग क्या कह रहे हैं, अभी रणनीति नहीं बना पाए, यानी कि इंडिया ने अभी रणनीति ही नहीं बनाई। 42% कह रहे हैं नहीं जी, लोकसभा के लिए अलग रणनीति है और विधानसभा के लिए अलग। लोग समझदार हैं इस मामले में। हाँ, जो विपक्ष से जो और सवाल ये इंडिया बीजेपी पूछ रही है, जी आप ये ऐसा क्यों नहीं करते, जनता उसका और जवाब दे रही है ना। कह नहीं सकते अभी भी 25%। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इंडिया की जो ये बड़ा दिलचस्प है, ये आंकड़ा। बहुत दिलचस्प है। हाँ नहीं तो इसका मतलब जो इंडिया की रणनीति है वही जनता समझ रही है कि ये ठीक है। हाँ, कि आप विधानसभा में अलग कीजिए, ये कीजिए, ये थोड़ा सबको एक साथ ही आ जाना सबको है। आज ही नहीं होना। और वो साफ है कि जो क्षेत्रीय गठबंधन की जो पार्टियां होती हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो अपने इंटरेस्ट को तो ध्यान रखेंगे ना, खास तौर से स्टेट में, और उनको मजबूत बनना है। और जब सेंटर की जब बात आएगी, लोकसभा के चुनाव की बात आएगी, तो वो अलग तरीके से रणनीति बनाएंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जवाब जो इंडिया से पूछा गया वो जनता ने दिया है, ऐसा मुझे लगता है। एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके जो वोटर हैं, ये उनकी भी राय है। हाँ, वही बात जैसे है। आम आदमी पार्टी का वोटर चाहेगा भाई विधानसभा की रणनीति अलग हो, लोकसभा की अलग लोकसभा, हो। क्योंकि वो तृणमूल का चाहता है कि वोटर अपनी यही सरकार चाहेगा। बनाए। हाँ, तो ये उनके वोटर की राय भी रिफ्लेक्ट करती है एक तरह से। लेकिन सिर्फ दो एक दो लाइन बातें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही हैं, जो साथी लोग कह रहे हैं उससे सहमत होते हुए मैं कह रहा हूं। पहली बात तो इसके अंदर यह है कि जब तक विधानसभा चुनाव की राजनीति चलती रहेगी, यानी नवंबर के पहले हफ्ते तक, तब तक ये इस प्रकार का घपला दिखाई पड़ेगा। जैसे ही ये राजनीति खत्म हुई, वैसे ही लोकसभा चुनाव केवल रह जाएगा और लोकसभा की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी। 5 महीने का समय होगा बीच में, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जितने भी आपने आंकड़े दिखाए हैं, उसमें 25% करीब मध्यवर्ती वोटर यानी फेंस सिटर वोटर निकल के आता है, जिसके बारे में लोग पहले भी आपके मंचों पर चर्चा कर चुके हैं। फाइट तो फिनिश हो रही है क्या? ये जो मन नहीं बना है, वोटर है निकल के आ रहा वही है। तय करता है। फैंस सीटर ही तय करता है, क्योंकि बाकी तो सबके अपने पार्टी का वोटर तो अपने आप पारंपरिक वो वोट कहीं नहीं बैंक जाता है। है। आप कैलाश जी को बाकी बनाए, तो खूंटे से बंधे शिवराज जी हुए को हैं। बनाए, वो तो पार्टी अपना वोटर जो है वो उसको देगा। मैं एक लीडरशिप पर जो चर्चा हो रही थी उस पर बात करना चाह रहा था, जो यशवंत जी ने बहुत साफ तरीके से कही है कि यदि हम इस सवाल को उल्टा देखें, आज हम शिवराज जी, वसुंधरा जी, रमन सिंह की बात कर रहे हैं। यदि शिवराज जी को पार्टी नहीं हटाती, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा, हम इस सवाल को अपने तरीके से, शिवराज जी को नहीं हटाती, पार्टी चुनाव हार जाती, तो हम क्या कहते हैं, भाई आपको हटाना चाहिए था। 18 साल से एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रखा है, थकान एंटी हो गई इनकम्बेंसी है, थी, थकान हो गई थी, फटीक हो गया था और एंटी इनकम्बेंसी थी। वसुंधरा जी तो 5 साल से राजस्थान में दिखाई नहीं दी, उनको क्यों लीडर बनाया? रमन सिंह जी जब से मुख्यमंत्री पद से हटे तब से वहां पर नहीं थे, तो क्यों नहीं हटाया? तो ये सवाल भी वैसा का वैसा ही है कि उसका एक एक्सपेरिमेंट है। अब वो इसका नतीजा क्या होगा, वो दूसरी चीज मैं बताऊं जिसको मैं सहमत हूं। इसमें बड़ा दिलचस्प है, अगर वो नतीजा करके जो भी भी अगर हार जाए तो कहा शिवराज सिंह को आपने किनारे कर दिया, इसलिए हार वो गए। ठीक है। वसुंधरा को किनारे लेकिन कर दिया जैसे इसलिए। अभय जी ने जो 15 बात कही सेकंड, कि एक और छोटी सी बात कर दूं कि पार्टी में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कमजोर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ही पहले होता था। आप वाजपेयी अडवाणी जी को जोड़ें तो देखिए, गुजरात में नई लीडरशिप दी केशु भाई की बजाय नरेंद्र मोदी को, कल्याण सिंह की जगह नई लीडरशिप दी वहां पर उत्तर प्रदेश तो में, हर चीज का एक राजस्थान में वक्त भैरव होता सिंह है। की ये बजाय वक्त वसुंधरा अभी को दी। आया, ये 6 महीने पहले भी हो सकता था क्या? तो हर तब पार्टी इतने का सवाल जो नहीं लीडरशिप उठते है वो क्या? अपना तय करती। तो सर्वे किया, लोगों की नब्ज टटोली, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, माहौल क्या बन रहा है। और यहाँ पर थोड़ी मौज ले रहा हूँ यशवंत आपकी, कल हमारी चर्चा भी हुई थी कि अरे यार ये क्या सवाल भेज दिए, एक दिखता है कि थीम है कोई, ये सारा रायता फैला दिया, सिरे में पिरो दिया ना सारे सवालों को। यहाँ सब मेहमान कह रहे हैं कि आज बहुत चर्चा सार्थक हुई है।
नहीं संदीप, आपको आपकी प्रतिभा में कोई शक नहीं है। आपको कितना भी रायता फैला हुआ मिले, आप उसे एक सिरे में पिरो के निकाल ही नहीं, देंगे, रायता इसमें फैलाने कोई शक वाला नहीं। मैं था, वो तब तक- सवाल मैं नहीं दिए थे कि ऐसे कुछ करके देखते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस प्रोग्राम पे आने वाले, इसलिए मैं डर रहा था, क्योंकि इतने अलग डायरेक्शन पे सवाल थे। हाँ। इनको समेटना किसी भी एंकर के लिए सहज और साधारण नहीं है। अगर मुझे आइडिया होता कि आप एंकर करने वाले इसे, तो मैं एक भी सवाल इस पे नहीं पूछता, डाउट नहीं रहता। तो मतलब ये तो म्यूचुअलिज्म वाला काम कर दिया। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। मैं नहीं करूंगा, मैं आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं नहीं करूंगा आपके लेकिन सर्वे की संदीप, तारीफ। एक बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पूरी बातचीत में और सब में, जो मुझे जनता की नब्ज एक चीज समझ में आई, जिसे हम लोग कंफ्यूजन कह रहे हैं, वो दरअसल जनता का कंफ्यूजन। मैं इस बात पे थोड़ा सा असहमत हूँ। जिसे हम ये कहते हैं ना, हम कह नहीं सकते वाला जो ये ऑप्शन होता है, दरअसल ये जनता का इंतजार करने वाला ऑप्शन होता है, क्लैरिटी वाला होता है। और जनता ये भी कहती है कि विपक्ष की एकता या चुनावी लड़ाई में हर समय बिल्कुल 2 दूनी 4 दिखाई दे, ऐसा कतई आवश्यक 2 नहीं है, जमा 2 क्योंकि विपक्षी एकता के ऊपर 67, 77 या 89 में विजय भाई भी, विनोद भाई वक्त सभी लोग पूरा हो जानते गया हैं। यशवंत।